अगर हम बात करते हैं स्कैटरिंग की, कि न्यूक्लियन न्यूक्लियन स्कैटरिंग, तो स्कैटरिंग ये एक्सपेरिमेंटल है कि हमने एक्सपेरिमेंट से करके देखा है। ये जो कर्व है, दीज कर्व्स आर एक्सपेरिमेंटल कर्व। इसके अंदर हमने एक्सपेरिमेंटल कर्व किया कि इंसिडेंट प्रोटॉन को इंसिडेंट किया। प्रोटॉन को इंसिडेंट क्यों किया? प्रोटॉन को हमने एक न्यूट्रॉन के ऊपर इंसिडेंट किया, क्योंकि इसको इंसिडेंट क्यों, प्रोटॉन का फायदा क्या है कि प्रोटॉन को इजीली एक्सेलरेट किया जा सकता है। प्रोटॉन को हम साइक्लोट्रॉन वगैरह से एक्सेलरेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी आप देखोगे, तो जब हमने 1.5 के करीब जो डिस्टेंस ली, दोनों इनके बीच की डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच 1.5 थी, तो 1.5 के अराउंड यही हमारा देखोगे तो 40 MeV के अराउंड यहाँ पे हमारी एनर्जी आएगी। तो हमारा वही पोटेंशियल वेल, हमें कितनी एनर्जी की जरूरत है? 40 MeV की, तभी हमारी डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच 1.5 हो सकती है। ये हमारा उसी जैसा है जो पीछे हमने किया था। तो यूजिंग proton accelerator like cyclotron, it is possible to have quite monoenergetic beam by knocking out the neutrons from a hydrogenous substance, and so neutron proton experiments are possible. तो ये इसलिए हमारे ये possible है। Then a distance of about 1.5 Fermi gives the range of nuclear force. तो nuclear force का range देता है। This is consistent with the Deuteron results. Notice that energy of about 40 MeV is required to get orbital angular momentum L is equal to 1 and for L is equal to 2, जो एनर्जी हमारी है L is equal to 2 के लिए अराउंड ये बढ़ जाती है। जितनी हायर एनर्जी स्टेट में जाएंगे ये बढ़ जाएगी। आप यहाँ देख रहे हैं कि 1.5 एनर्जी के लिए भी हमें L is equal to 1 का प्रोटॉन चाहे तो हमारी 40 MeV है, L is equal to 2 है, तो ये एनर्जी 150 के अराउंड हो जाती है। देन इट इज मोर देन 300 अराउंड। So this is happening. So the low energy न्यूट्रॉन स्कैटरिंग, तो ये हमारी किसके बारे में बताएगी? यदि हमें न्यूक्लियर पोटेंशियल के बारे में पता करना है तो कौन सी चीज बता रही है? वो लो एनर्जी न्यूट्रॉन स्कैटरिंग बता रही है। एंड इफ यू इसको थोड़ा सा सोल्व करते हैं हम, तो हम क्या करते हैं, हमें लो एनर्जी क्यों चाहिए, हमें कम उसका, तो एंगुलर मोमेंटम जो हमारा होता है इट इज एल एच क्रॉस, यदि हम इसको क्वांटम में लिखें, और एंगुलर मोमेंटम की वैसे टर्म क्या होती है? इट इज इक्वल टू mv/r। इसके लिए एंगुलर मोमेंटम को हम लिखें तो ये क्या होता है? एंगुलर मोमेंटम r क्रॉस, एंगुलर मोमेंटम क्या होता है भाई? डिफाइन r क्रॉस p। या एंगुलर मोमेंटम, इसको जनरली हम L से डिनोट करते हैं। L इज इक्वल टू r वेक्टर क्रॉस p वेक्टर, इनकी क्रॉस प्रोडक्ट होती है। अच्छा चलो अब एक क्वेश्चन है एंगुलर मोमेंटम पे पूछते हैं, देखते हैं कितने बच्चे बताएंगे। बॉडी ऑफ मास m is moving in a straight line with velocity v. Then the angular momentum of the body around a point away from its line of action is a 0, v constant, c increases with increase in distance
from the point of observation D decreases with increase in distance from the point of observation। क्वेश्चन कितने बच्चे समझे? यस, कितने बच्चों को क्वेश्चन समझ में आया? हाँ भाई। सर ये लाइन ऑफ एक्शन का मतलब नहीं समझ में आया। लाइन ऑफ एक्शन का नहीं समझ में। मीनिंग ये है, क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि ये एक बॉडी है जिसका मास m है और इसकी वेलोसिटी v है, और ये बॉडी स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है, मान लो इधर मूव कर रही है, तो इसका लाइन ऑफ एक्शन क्या होगा? ये पूरी लाइन, ये मूव कहाँ कर रही है? इस लाइन में मूव कर रही है, इस पूरा। तो ये जो पॉइंट है वो इसके लाइन ऑफ एक्शन पे नहीं होना चाहिए, इसके ऊपर नहीं होगा। तो पॉइंट मान लिया हमने, पॉइंट P है यहाँ पे, दिस इज पॉइंट P, दिस इज पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो अब इज इट ओके टू ऑल? यस सर। तो ये मीनिंग क्या है कि स्ट्रेट लाइन मोशन है, वन डायमेंशनल मोशन है। लाइन ऑफ एक्शन क्या है कि जिधर वो बॉडी मूव कर रही है, ये लाइन ऑफ एक्शन है, स्ट्रेट लाइन एक लाइन ऑफ एक्शन है, और ये पॉइंट इससे अवे है, इससे दूर है पॉइंट, ये पॉइंट P है। तो इस पॉइंट P से इसके एंगुलर मोमेंटम के बारे में बताओ। ऑप्शन है A, B, C, D, ये 4 ऑप्शन है, तो कौन सा करेक्ट है? यस, विल टेल। ये स्नेहा बताएगी 23 रोल नंबर। सर 0 0। ओके, सर सुनीता। स्क्रीन गायब होगी। हाँ धीरज। स्क्रीन गायब होगी सर। अरे मुझे एक चीज एक बार में दिखाई देती है ना, गायब हुई नहीं, मैंने गायब की थी। क्वेश्चन तो तुम्हें लिख लेना चाहिए, ये क्वेश्चन को लिख लो तुम, तो फिर बताओ मुझे। बताओ धीरज, स्क्रीन आ गई तुम्हारे सामने। यस सर, सी ऑप्शन सर। सी सर। सी सी। ललित सर बी है? बी बी बी। यस सर। ओके, और एक आशुतोष। सी हाँ, सर। आशुतोष कहाँ है? हैं? सी सर, सी। सी। प्रीति सी सर। सी। यस सर। ओके, तो ऑलमोस्ट तो सी को लॉक करते हैं। बी सर। बी होगा सर। बी कौन बोले ये? यस सर। संगीता है? सर। संगीता बी। चलो हम संगीता की मान लेते हैं। तो करेक्ट आंसर इज बी। अब संगीता बताओ, व्हाई बी, व्हाई इट इज बी, प्रूव करो। सर मास m और v दोनों कांस्टेंट है, और अगर इन दोनों पॉइंट्स का डिस्टेंस लेंगे सर, मान लो a मान लिया, तो वो mva हो जाएगा, वो भी कांस्टेंट होगा एंगुलर मोमेंटम। MVA कैसे होगा? L इज इक्वल टू R वेक्टर क्रॉस P वेक्टर। R वेक्टर क्या है? कौन सा R वेक्टर? यहाँ से हम देंगे इस पॉइंट को जिसको हम देख रहे हैं, तो यहाँ से देंगे ना R वेक्टर। तो जैसे इधर पहुंचा है तो ये R वेक्टर है। यस सर। R वेक्टर, तो ये R वेक्टर क्या होता जाएगा?
इधर आर वेक्टर इधर जाएगा, यदि बॉडी यहाँ पे होगी तो यहाँ, तो ये क्या होगा, इक्वल टू आर पी आगे क्या साइन थीटा सर, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, यूनिट वेक्टर एन परपेंडिकुलर टू दी बोथ इस प्लेन के परपेंडिकुलर। ठीक है, तो फिर Yes, कांस्टेंट कैसे हो गया? अभी सर थीटा अगर थीटा है सर ये, अगर आर इंक्रीज होगा तो थीटा डिक्रीज करेगा, दैट्स व्हाई कांस्टेंट। इसको प्रूव कैसे करोगे? सिंपल, यहां से ये परपेंडिकुलर डाल दो, इससे परपेंडिकुलर डाल दो, ये 90 डिग्री का एंगल हो गया। एक ये ट्रायंगल ले लो, ये ट्रायंगल ले लिया आपने, ये एंगल है थीटा, ये आर है, यहां से यहां तक आर, तो इसमें क्या हो जाएगा, ये ए है, कांस्टेंट है, परपेंडिकुलर तो कांस्टेंट रहेगा, तो ए अपॉन आर इज इक्वल टू क्या होगा, साइन ऑफ थीटा, ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर साइन ऑफ थीटा। तो इसको लिखोगे तो आगे क्या बन गया, ये ए पी यूनिट वेक्टर। इज इट ओके? ये सभी को समझ में आया नहीं आया? यस सर। Yes, sir. सो करेक्ट आंसर इज बी। जनरली हम जल्दी जल्दी में क्या करते हैं, इस थीटा वाला ये कंसेप्ट भूल जाते हैं कि जैसे ये बढ़ेगा तो थीटा तो कम होता जा रहा है, ये बढ़ेगा तो थीटा, यहाँ थीटा ज्यादा है, यहाँ कम होता जा रहा है, आगे कम होता चला जाए, लेकिन इसका आर साइन ऑफ थीटा कांस्टेंट रहेगा हमेशा, ये रहेगा। यदि लाइन ऑफ एक्शन पे होगा पॉइंट तो क्या होगा, दी पॉइंट पी यहाँ हो लाइन ऑफ एक्शन पे तो क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर इज जीरो, देन करेक्ट आंसर इज जीरो, बिकॉज उस केस में हमारा ए क्या हो जाएगा, जीरो, ए तो जीरो उस टाइम। ओके, सो थोड़ा सा इसको, तो ये क्या है एम वी आर, हम जब यहाँ पे ये एम वी आर ले रहे हैं, इसका मीनिंग हम क्या मान रहे हैं, ये परपेंडिकुलर है, पी और आर परपेंडिकुलर 90 डिग्री का एंगल है, क्योंकि जब भी हम सर्कुलर मोशन को, ऐसे सर्कुलर मोशन आता है तो सर्कुलर मोशन में क्या रहता है, यहाँ से जो हमारा आर होता है ये हमेशा इसके परपेंडिकुलर 90 डिग्री पे होता है, इसलिए उस केस में हम इसको एमवीआर ले लेते हैं। यदि सर्कुलर मोशन है तो सर्कुलर मोशन में द एंगुलर मोमेंटम बिकम्स इक्वल टू mvr एंड दिस इज इक्वल टू l h अपॉन 2 पाई, इसको h क्रॉस भी लिख देते हैं। तो r को फिर हम लिखेंगे v और इधर ले आए, देन r इज इक्वल टू लैम्डा क्रॉस l, तो ये क्या हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू l लैम्डा क्रॉस, ये इसके बराबर आ जाएगा। तो इसका मीनिंग क्या है कि जो हमारा r है, लैम्डा कम करते जाएंगे तो डिस्टेंस जो क्लोजेस्ट टू जो ये r है, ये भी क्या होती चली जाएगी, कम होती चली जाएगी। तो हमें बहुत ही नजदीक जाने के लिए हमें क्या चाहिए, इसीलिए जैसे आप न्यूक्लियस सॉलिड स्टेट के अंदर आप जब लैटिस को समझना चाहते हैं तो आपको कौन सी लेनी पड़ती है, एक्सरेज, बिकॉज एक्सरेज का वेवलेंथ कम है, कम वेवलेंथ के कारण हमें एक्सरे लेनी पड़ती है। हम इसलिए एक्सरे से ज्यादा वेवलेंथ को ऊपर हम नहीं कर सकते, दिस इज द रीजन। सो अभी हमारा जैसे हमें ए डिक्रीज इन डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ द इंसिडेंट न्यूक्लियस इज डिजायरेबल, ये डिजायरेबल है, एज दिस विल एनेबल द प्रोब टू ऑब्टेन इंफॉर्मेशन अबाउट द न्यूक्लियर डायमेंशंस। यदि हमें न्यूक्लियर डायमेंशंस को समझना है तो हमारी वेवलेंथ किस ऑर्डर की होनी चाहिए भाई, तो लैम्डा किस ऑर्डर की होनी चाहिए, साइज ऑफ द न्यूक्लियर, साइज ऑफ दी, जितने हमारा उसका चाहिए मींस फर्मी के ऑर्डर की होनी चाहिए, शुड बी ऑफ द ऑर्डर ऑफ फर्मी। जैसे हमें एटॉमिक के अंदर यदि एटॉमिक को समझना है तो वहां किस ऑर्डर की चाहिए, लैटिस को समझना है तो वेवलेंथ किस ऑर्डर की, एंगस्ट्रॉम की। यदि हमें न्यूक्लियस को समझना है, न्यूक्लियस के बारे में पता करना है तो हमारी वेवलेंथ किस ऑर्डर की होनी चाहिए, फर्मी ऑर्डर की ऑफ द ऑर्डर ऑफ द न्यूक्लियस के ऑर्डर की होनी चाहिए, तभी हम उस चीज को समझ सकते हैं। और यदि हम एटम के बारे में समझना चाहेंगे तो एंगस्ट्रॉम मतलब उसी के ऑर्डर की होनी चाहिए। तो ये सिंपल कंसेप्ट है। पर्टिकुलर द क्वांटम मैकेनिकल कैलकुलेशन ऑफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियन स्कैटरिंग एग्री वेल विद द एक्सपेरिमेंट। The experiment for low energy incident nucleons, these calculations are done under the assumption
ऑफ प्योर एस वेव। तो जो हम क्वांटम, तो इसको एक तो हमारा एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट आएगा, अभी हम आगे करेंगे इसको, विल डू इट, जो आगे हम करेंगे, एक तो हमारा एक्सपेरिमेंट से रिजल्ट आएगा, फिर उस एक्सपेरिमेंट रिजल्ट को हम करने के लिए एक मैथमेटिकल, हम उसके क्वांटम मैकेनिकल कैलकुलेशन करेंगे ताकि हम सेम थिंग ऑब्टेन कर पाए। तो वो हम क्या करते हैं, हम इसको कंप्लीट प्योर एस वेव मानते हैं। एस वेव मींस स्फेरिकल सिमेट्रिक शेप, मींस L इज इक्वल टू 0 स्टेट के अंदर मान के तब हम इसकी कैलकुलेशन करते हैं। सो जो कंक्लूजन है, दीज आर इंपॉर्टेंट, दीज कंक्लूजन्स आर इंपॉर्टेंट, ये आपको जरूर आपको पता होने चाहिए, आपको याद रहने चाहिए कि न्यूट्रॉन प्रोटॉन स्कैटरिंग और प्रोटॉन प्रोटॉन स्कैटरिंग बोथ जो है वो सेम है। जब हम कूलम फोर्स को भी ले लेते हैं उस टाइम भी ये दोनों इक्वल है। न्यूट्रॉन प्रोटॉन स्कैटरिंग और प्रोटॉन प्रोटॉन स्कैटरिंग सिमिलर रिजल्ट देते हैं, दोनों सेम रिजल्ट देते हैं। इट मींस ये कूलम जो है ना, ये चार्ज के ऊपर डिपेंड नहीं करती न्यूक्लियर फोर्स, इट मींस द न्यूक्लियर फोर्स इज चार्ज इंडिपेंडेंट। तो मेन हमने एक्सपेरिमेंटली किस से एक्सपेरिमेंट से देखा, मेन हमने एक्सपेरिमेंटली हमने देखा लो एनर्जी स्कैटरिंग की, जब न्यूट्रॉन प्रोटॉन की, प्रोटॉन प्रोटॉन की, बोथ स्कैटरिंग्स गिव सेम रिजल्ट, दोनों से सेम रिजल्ट आता है। इट मींस जो हमारी न्यूक्लियर फोर्स है वो चार्ज इंडिपेंडेंट है। इज इट ओके? देन तो ये रिजल्ट कहां से आया, लो एनर्जी स्कैटरिंग से। फिर कहता है फॉर डी स्टेट, यदि डी स्टेट में होगा तो डी स्टेट के अंदर एंटी पैरेलल स्पिन होंगी। तो एंटी पैरेलल स्पिन जो हमने कहा था कि सिर्फ न्यूट्रॉन और प्रोटॉन बाउंड करेंगे, तो न्यूट्रॉन प्रोटॉन बाउंड करते हुए दोनों की जो स्पिन होगी वो पैरेलल होगी। यदि ये एंटी पैरेलल स्पिन में होंगे तो बाइंडिंग एनर्जी बहुत लो है और ये बाउंड कर ही नहीं पाते। इस एनर्जी स्टेट की बाइंडिंग एनर्जी सिर्फ 50 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, एंड इट इज वेरी लो एनर्जी इन टर्म्स ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी, ये बहुत ही कम है। सो इसलिए जो एंटी पैरेलल स्पिन है उसकी बहुत कम है। पैरेलल स्पिन की एनर्जी कितनी है, बाइंडिंग एनर्जी पैरेलल की, इट इज अबाउट 1.113 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर न्यूक्लियन, ठीक है ना। सो ये एनर्जी बहुत ज्यादा है। यदि पैरेलल स्पिन लिया, पैरेलल स्पिन की इतनी एनर्जी, एंटी पैरेलल स्पिन लिया सिर्फ इतनी एनर्जी। सो इट मींस जो हमारी न्यूक्लियर एनर्जी है ये हमारा किसके ऊपर डिपेंड करती है, न्यूक्लियर फोर्स। इट मींस स्पिन जो है, स्पिन प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल। इसका मीनिंग है कि जो हमारा न्यूक्लियर फोर्स है उसके अंदर स्पिन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो इट इज स्पिन डिपेंडेंट। सो इट इज दिस इज आल्सो you know the spin dependency from the quadrupole moment also and from the low energy scattering. But this low energy scattering experiments, they don't give any information about nuclear potential. ये nuclear potential के बारे में कोई information नहीं देते हैं। इसके लिए यदि हमें nuclear potential समझना है तो हमें high energy के ऊपर जाना पड़ेगा, high energy scattering के ऊपर जाएंगे। तो high, what is the limitation of low energy scattering? Limitation is it doesn't give any information about nuclear potential. ये न्यूक्लियर पोटेंशियल के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं देता है। ये सिर्फ हमें इंफॉर्मेशन किसके बारे में देता है, चार्ज इंडिपेंडेंसी के बारे में बताता है और स्पिन डिपेंडेंस के बारे में बताता है, इन दोनों के बारे में बताता है, बट ये न्यूक्लियर पोटेंशियल के बारे में नहीं बताता है। फॉर दैट वी नीड हाई एनर्जी न्यूक्लियन स्कैटरिंग। एनपी स्कैटरिंग और पीपी स्कैटरिंग सेम ही रहती है।